नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता, जिसमें हम इसकी उत्पत्ति, विस्तार, नगर योजना, आर्थिक स्थिति, कला और साहित्य पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम निरीक्षण किया गया। 1853 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा एक दौरा किया गया हड़प्पा का और वहाँ से एक मोहर प्राप्त की गई। 1921 में जॉन मार्शल के सहयोगी राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया और 1922 में राखालदास बनर्जी को कुषाणकालीन स्तूप का उत्खनन करते हुए मोहनजोदड़ो से एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। तो हम देखते हैं कि इस तरह से सिंधु सभ्यता की खोज का सिलसिला प्रारंभ हुआ। 1826 से लेकर ये वर्तमान समय तक चला आ रहा है और नवीन स्थल हमें सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के मिलते जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता से भी जो स्थल उत्खनन किए गए, वहाँ से सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ से पाए गए और विद्वानों ने उसे प्राक सैंधव सभ्यता नाम दिया। प्राक सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, जो प्राक सैंधव सभ्यता है वह ताम्रयुगीन सभ्यता थी और उसके प्रमुख स्थल हमें विभिन्न जगहों से मिले, जिसमें बलूचिस्तान में कच्छ घाटी में मेहरगढ़ नामक स्थल है, जहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व का कृषि प्रमाण हमें पाया गया। बलूचिस्तान से ही किलीकुल मोहम्मद, अंजीरा, स्यादम, राना गुंडई, कुल्ली, नाल, बालाकोट आदि से हमें प्राक सैंधव स्थल मिले। गोमल घाटी में गुमला व रहमान डेरी, पश्चिमी पंजाब में सरायखोला, जलीलपुर से हमें प्राक सैंधव स्थल मिले। सिंध से हमें कोटदीजी व अमरी नामक स्थल पाए गए। राजस्थान में बीकानेर के सोती से और हनुमानगढ़ के कालीबंगा से, झुंझुनू खेतड़ी के गणेश्वर से, राजसमंद के गिलूण से हमें प्राक सैंधव स्थल पाए गए। हरियाणा के बनवाली, राखीगढ़ी, मीठांतल प्राक सैंधव स्थल कहे जा सकते हैं। गुजरात के लोथल, रंगपुर और सुरकोटड़ा से भी हमें प्राक सैंधव स्थल पाए गए। तो यहाँ इन सभी विभिन्न स्थानों से हमें सिंधु सभ्यता से भी पहले एक सभ्यता जो थी उसके अवशेष यहाँ से मिले हैं। अब सिंधु सभ्यता का नामकरण किस आधार पर किया गया? सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में इसके प्रारंभिक अधिकांश स्थल पाए गए, लेकिन बाद में इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जिस तरह की विशेषताएं हमें हड़प्पा से पाई गई हैं, वैसे ही विशेषताएं इसके अधिकांश स्थलों से पाई जाती है। तो इस आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। आधुनिक नामकरण भी विद्वानों द्वारा किया गया इसका, और इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा गया कि सिंधु नदी के तट पे इसके स्थल तो पाए गए हैं, लेकिन सरस्वती नदी सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी में भी इसके अधिकांश स्थल पाए गए हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में जो लुप्त सरस्वती नदी या दृश्यवती नदी है, जिस घग्गर नदी जिसको कहा जाता है, उसके किनारे इसके अधिकांश स्थल पाए जाते हैं। तो हम इसका नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कर सकते हैं। अब हम देखें कि सैंधवकालीन जो प्रमुख स्थल हैं वे कौन कौन से हैं और इसकी भौगोलिक सीमा क्या है। सैंधवकालीन जो प्रमुख स्थल हमें मिलते हैं वह भारत में भी मिलते हैं और भारत के बाहर पाकिस्तान में भी पाए गए हैं। इसकी भौगोलिक सीमा हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है ये त्रिभुजाकार था, जो उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। हिंदुकुश पर्वत के पार इसका उत्तर पश्चिम जो सीमा बनाता है वह स्थल है शौर्तगोई।
उत्तर में इसकी सीमा कश्मीर में मादा बनाता है और उत्तर पश्चिम में शोरतगोई जो हिंदू पर्वत के पार एक स्थल पाया गया। ये क्वेश्चन RS प्री में भी पूछा गया कि हिंदू कुश पर्वत के पार सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है, तो शोरतगोई एक ऐसा स्थल है जो सिंधु सभ्यता के पार पाया गया। पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर इसकी पूर्वी सीमा बनाता है जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमा बलूचिस्तान के मकरान तट पर सुतका गैंडोर बनाता है और दक्षिण में महाराष्ट्र में जो दैमाबाद या दाइमाबाद है जो अहमदनगर ज़िले में है, वह इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है। तो इस तरह से इसकी भौगोलिक सीमा हम तय कर सकते हैं। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। अब हम देखें कि पाकिस्तान में इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं। पाकिस्तान में जो 2 प्रमुख स्थल इसके हम देखते हैं, वह पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में यह सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो से हमें यहाँ हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा की भांति ही 2 नगर के 2 अवशेष, एक दुर्ग एक निचला नगर अवशेष मिला है। दुर्ग में विशाल स्नानागार के अवशेष भी पाए गए हैं और सभागार, अन्नागार जैसे प्रमुख जो इसके भवन हैं वो पाए गए हैं, जिसकी चर्चा हम भवन निर्माण कला व स्थापत्य कला में करेंगे। अब हम देखें कि हड़प्पा जो स्थल है वह 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वस्त द्वारा यहाँ का उत्खनन किया गया। पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में हड़प्पा स्थित है। यहाँ भी गढ़ी व निचला नगर पाया गया और दुर्ग या गढ़ी के पास कारीगरों की बस्ती व भट्टियाँ पाई गई हैं जहाँ तांबा गलाया जाता था। इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत अधिक स्थल पाए गए हैं, जैसे चन्हूदड़ो आदि, राना गुंडई वगैरह। अब भारत के जो प्रमुख स्थल हैं वह कौन कौन से हैं, हम देखें कि पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और जम्मू में इतने बड़े विस्तार इसका सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार भारत में लगभग बहुत अधिकांश क्षेत्र में ये फैला था। पंजाब में इसके जो प्रमुख स्थल हैं वह है पहला रोपड़। रोपड़ की खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। पंजाब का दूसरा स्थल बाड़ा, तीसरा स्थल संघोल है। अब पंजाब के अलावा हरियाणा में बनवाली की खोज 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई और सरस्वती नदी तट पर ये स्थित है। बनवाली से वाश बेसिन मिला है। टेराकोटा का हल भी बनवाली से पाया गया है और ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है बनवाली के बाद हम देखते हैं राखी गढ़ी। 1969 में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने जिंद ज़िले में, हरियाणा के जिंद ज़िले में इसकी खोज की और भारत में ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल है। इससे पहला स्थान धौलावीरा को प्राप्त था और इसके बाद राखी गढ़ी को यह स्थान मिला। ये सिंधु सभ्यता का भारतीय क्षेत्र में प्राप्त दूसरा विशालतम नगर, पहला जो विशालतम नगर है वह धौलावीरा है और दूसरा विशालतम नगर हम राखी गढ़ी को मान सकते हैं। यहाँ से दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार, मंडप आदि मिले हैं। हरियाणा का जो नेक्स्ट स्थल है वह मिथांतल है और दूसरा
चौथा स्थल कुणाल है। कुणाल सरस्वती नदी तट पर है और 1973 में इसकी खोज जगतपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई। यहाँ चांदी के 2 मुकुट पाए गए हैं जो यह घोषित करते हैं कि यहाँ राजतंत्र रहा होगा। हरियाणा का 5वां स्थल भिराना जो फतेहाबाद में है। 6ठा स्थल भगवानपुरा जो कुरुक्षेत्र में है। भगवानपुरा की एक विशेषता यह है कि यहाँ हड़प्पा संस्कृति और लौह संस्कृतियाँ साथ साथ मिली हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में जो प्रमुख स्थल पाया गया है वह कालीबंगा। 1953 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई और 1961 में बी लाल और बालकृष्ण थापर द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया। यह कालीबंगा सरस्वती व दृश्यवती, जिसको घग्गर नदी भी कहा जाता है, के तट पर स्थित है। कालीबंगा से हमें 2 तरफा जुता हुआ खेत पाया गया है, दुर्ग के अवशेष व नगर के अवशेष पाए गए हैं और भी काफ़ी सामग्री कालीबंगा से पाई गई है। गुजरात के जो प्रमुख स्थल हैं उनमें लोथल सबसे प्रमुख या पहला स्थल माना जाता है। 1957 में डॉक्टर SR राव या शिव रंगानाथ राव द्वारा लोथल की खोज की गई। लोथल साबरमती व भोगावा नदी के संगम पर स्थित है जो अहमदाबाद में स्थित है। अब हम देखें कि लोथल को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। लोथल से हमें गोदी या डॉकयार्ड जिसको कहा जाता है, छोटा बंदरगाह, उसके अवशेष पाए गए हैं। लोथल इसलिए इम्पोर्टेंट। लोथल से मणकों का बाजार भी मिला है। वहाँ भी निचला नगर के अवशेष पाए गए हैं, बाजार के अवशेष पाए गए हैं। रंगपुर 1953 में माधव स्वरूप वस द्वारा खोज की गई और यह मादर नदी के तट पर स्थित है। सुरकोटड़ा कच्छ में है और 1964 में जगपति जोशी द्वारा इसकी उत्खनन किया गया और सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की अस्थियां भी मिली हैं। इसी तरह रोजादी, मालवण, कुंतासी, भगतराय गुजरात के अन्य स्थल हैं। गुजरात का जो सबसे महत्वपूर्ण नवीनतम स्थल पाया गया वह है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967 में जगतपति जोशी द्वारा की गई और 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट और DP शर्मा द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसके बाद बड़ा स्थल राकी गढ़ी को माना जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में ये भचाऊ तालुका में स्थित है। नगर योजना यहाँ नगर 3 भागों में विभाजित। हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल पाए गए हैं वह नगर 2 भागों में विभाजित है, दुर्ग और निचला नगर। जबकि धौलावीरा की यह विशेषता है कि यहाँ नगर 3 भागों में विभाजित है। पहला दुर्ग, दूसरा मध्यम नगर और तीसरा निचला नगर। तो यह एक धौलावीरा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और नगर के तीनों भाग एक बड़ी आयताकार दीवार या प्राचीर से घिरे हुए हैं, यह इसकी विशेषता है। इस प्राचीर युक्त क्षेत्र में जाने के लिए भव्य विशाल द्वार बने हुए हैं। धौलावीरा से हमें 16 विभिन्न प्रकार के जलाशय भी मिले हैं जो अच्छा जल प्रबंध बताते हैं, जैसा म्यूनिसिपल व्यवस्था में किया जाता है। विशालता की दृष्टि से 2 जलाशय उल्लेखनीय हैं। धौलावीरा से प्राचीनतम और विश्व के प्राचीनतम जो स्टेडियम है उसके प्रमाण भी पाए गए हैं। स्टेडियम का आकार 283 मीटर पूर्व से पश्चिम व 45 से 47 मीटर उत्तर से दक्षिण था और इसके चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। दुर्ग भाग के निकट एक छोटे स्टेडियम के अवशेष भी मिले हैं। पत्थर के भव्य द्वार बने हैं, वृत्ताकार स्तंभ बने हैं। पालिश युक्त पाषाण खंड से हम देखते हैं कि धौलावीरा में पाषाण कला बड़ी स्पष्ट
वह निपुणता लिए हुए थी। यह हड़प्पा सभ्यता की एक नई विशेषता हमें देखने को मिलती है। हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े अक्षर भी हमें धौलावीरा से मिले हैं, जो विश्व के प्रथम सूचना पट का उदाहरण है। यहाँ जो सूचना पट मिला है उसमें 37 सेंटीमीटर लंबा व 23 सेंटीमीटर चौड़ा अक्षर पाया गया है। ये इसकी विशेषता है धौलावीरा की। गुजरात के अन्य प्रमुख स्थल प्रभास पाटन, देसलपुर, जूनी कुरान आदि हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर, जो मेरठ में है और हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1958 में जगदत्त शर्मा द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश के अन्य स्थल हैं बड़गांव, अम्बखेड़ी, हुलास, सिनौली गांव। महाराष्ट्र का जो प्रमुख स्थल है वह दैमाबाद, जो अहमदनगर में स्थित है और गोदावरी नगरी तट पर स्थित है। जम्मू में मादा, जो चिनाव नदी के तट पर स्थित है। 1982 में जगतपति जोशी व मधुवाला द्वारा यहाँ का उत्खनन किया गया। तो ये सब भारत में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। अब हम देखें कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति व कालक्रम। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में या कालक्रम के बारे में यह कहा जाता है कि C14 विधि, जो कार्बन डेटिंग पद्धति कहलाती है, उससे इसकी जो तिथि बताई जाती है वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारण की जाती है। और WA फेयर सर्विस ने बताया कि इसमें पहले ग्रामीण संस्कृति थी और बाद में ये नगरीकृत संस्कृतियाँ यहाँ प्रकट हो गई। फेयर सर्विस ने यह बताया कि 3500 ईस्वी पूर्व से 2300 ईस्वी पूर्व में सिंधु सभ्यता के स्थलों पर कृषि आधारित ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं, लेकिन 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच यहाँ नगरीकरण हुआ और 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व में इन नगरों का आर्थिक पतन हो गया और ये पतन का काल था। अब उत्पत्ति के बारे में हम देखें तो यह माना जाता है कि विभिन्न विद्वान अलग अलग अपना मत देते हैं। कुछ इसको द्रविड़ों से उत्पन्न बताते हैं, जिसमें राखालदास बनर्जी हैं। वे लिपि, धर्म व कंकालों की समानता के आधार पर यह घोषित करते हैं कि सिंधु सभ्यता द्रविड़ों द्वारा स्थापित सभ्यता थी। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों के स्वरूप एक दूसरे से भिन्न था और द्रविड़ सभ्यता नगरी संस्कृति नहीं थी। कुछ इसको आर्यों की सभ्यता से जोड़ते हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर पी चंदा। वे ऋग्वेद में सप्त सैंधव स्थलों का उल्लेख बताते हैं, लेकिन हम इसकी आलोचना यह कहकर कर सकते हैं कि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी जबकि सैंधव सभ्यता नगरीकृत थी। और ऋग्वेद में आर्य देवता इंद्र को पुरंदर बताया गया, उनका निर्माता नहीं, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग दुर्ग के या पुर के निर्माता थे। आर्यों की राजनीतिक व सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संस्कृति सिंधु सभ्यता से भिन्न थी। आर्य रथ से, लोहे से, घोड़े से परिचित थे, सैंधव लोग नहीं थे। काल विस्तार में भी इनके अंतर पाया जाता है, इसलिए हम यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता आर्य की सभ्यता तो बिल्कुल नहीं थी। अब कुछ विद्वान इसको मेसोपोटामिया की संस्कृति से उद्भूत बताते हैं, जिनमें डी कौशाम्बी, मॉर्टिमर व्हीलर, लियोनार्डी वूली, गॉर्डन चाइल्ड आदि थे। गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि मेसोपोटामिया निवासी बलूचिस्तान आए और बाद की नगरीय सभ्यता की स्थापना की। डी कौशाम्बी भी ऐसा मानते हैं कि मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा के निर्माता एक ही मूल व्यक्ति थे। व्हीलर इसलिए मानते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो के अन्नागार, गढ़ी, बुर्ज में लकड़ी के शैतीरों का प्रयोग और कच्ची ईंटों के साथ हुआ है। इस प्रकार का निर्माण मेसोपोटामिया की सुमेरियन संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। इसी तरह SD सांकलियाँ भी ये मानते हैं कि बलूचिस्तान के कुछ स्थलों से सुमेर के समान जुगरुट चबूतरे जो पाए गए हैं,
जो ऊपर से सकरे हैं वह सुमेरियन प्रभाव को दर्शाते हैं। लेकिन इस मत की आलोचना यह कहकर की जा सकती है कि सिंधु सभ्यता के नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि सुमेरियन नगरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। सुमेरी और सिंधु लिपि एक दूसरे से भिन्न है। सुमेरन लिपि जो है कीलनुमा है और सिंधु लिपि चित्रात्मक अथवा सांकेतिक पिक्टोग्राफी या आइडोग्राफिक है। हड़प्पा लिपि में 400 शब्द हैं, जबकि सिंधु लिपि में 900 शब्द हैं। सिंधु नगर निर्माण, जल नाली व्यवस्था सुमेर नगरों से उन्नत है। मेसोपोटामिया में मिस्र की भांति सिंधु सभ्यता में भव्य कब्रगाह नहीं पाए गए हैं। दोनों सभ्यता के मृदभांड, मूर्तियाँ, मोहरों में काफ़ी अंतर देखा जा सकता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की संस्कृति उद्भूत नहीं है। अब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये बलूचिस्तान की ग्राम्य संस्कृतियों से उद्भूत है, जिसमें बिगरेट, ऑल्चिन, रोमिला थापर, फेयर सर्विस आदि विद्वान हैं। वे मानते हैं कि कीली गुल मोहम्मद, राणा गुंडई, चन्हुदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी, अमरी के पुरातात्विक प्रमाण प्राक हड़प्पा काल के हैं और कुल्ली व नाल संस्कृतियों का सिंधु सभ्यता पर अधिक प्रभाव पड़ा। फेयर सर्विस ये मानते हैं कि दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, सिंधु, राजस्थान, गुजरात के खनन यह प्रमाणित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक विकास में ईरानी व बलूची ग्राम संस्कृतियों का काफ़ी योगदान रहा। अब हम देखें कि सिंधु सभ्यता का भारतीय उद्गम या विकास। इस मत के प्रतिपादक डॉक्टर अमलानंद घोष हैं। वे ये कहते हैं कि राजस्थान के सोथी जो बीकानेर में है, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, सुरकोटड़ा जो गुजरात में है, यहाँ से प्राक हड़प्पा संस्कृतियाँ यह उद्घोषित करती है कि हड़प्पा संस्कृति का उद्गम भारतीय था। और दोनों संस्कृतियाँ जैसे सुरकोटड़ा में प्राक सैंधव संस्कृति और सैंधव संस्कृति साथ साथ चली और उनमें मृदभांडों की समानता काफ़ी अधिक है। तो एक तो ये, दूसरा डॉक्टर डी.एन. झा, श्रीमाली और ए घोष ये प्रमाणित करते हैं कि भारत के लोगों ने ही मेसोपोटामिया से नागरिक जीवन का भाव ग्रहण करके अपने विशाल विकासशील मस्तिष्क से सुमेर से उन्नत नगरों का निर्माण किया। तो ग्रामीण संस्कृतियाँ तो थी भारतीय जो प्राक सैंधव सभ्यता थी, लेकिन इन्होंने नगरीय प्रभाव कहाँ से ग्रहण किया? मेसोपोटामिया की संस्कृति से ग्रहण किया। तो मेसोपोटामिया का प्रभाव नागरिक प्रभाव माना जा सकता है, नगरीय प्रभाव। एक घोष ये कहते हैं, अमलानंद घोष की मोहनजोदड़ो या सिंध के लोग इनके कंकाल आधुनिक सिंधवासियों के कंकालों से मिलते हैं। हड़प्पा के निवासियों के कंकाल आधुनिक पंजाबियों से मिलते हैं और लोथल के कंकाल आधुनिक गुजरातियों से मिलते हैं। तो स्थानीय लोगों ने ही यहाँ की संस्कृति को विकसित किया और प्राक सैंधव सभ्यता से ही ये सभ्यता सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मानी जाती है। अतः निष्कर्ष रूप में ये मानते हैं हम कि क्षेत्रीय आधार पर ही स्थानीय प्राक ग्रामीण संस्कृतियों से ही सिंधु सभ्यता का निर्माण हुआ और व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया के लोगों से इन्होंने नगरीय प्रभाव को ग्रहण कर लिया और ईरानी और बलूची प्रभावों का इन्होंने भारतीकरण कर लिया। तो इसकी स्थानीय उत्पत्ति मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति प्राक सैंधव सभ्यता से ही मानी जाती है। अब हम देखें कि इसकी नगर योजना किस प्रकार से थी, जिसको टाउन प्लानिंग कहा जाता है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नगर तृतीय कांस्य युगीन नगर थे, जिसको थर्ड ब्रोंज एज सिटीज़ कहते हैं। सभी स्थलों से एक ही प्रकार की नगर योजना देखने को मिलती है। केवल हमें धोलावीरा से नगर के 3 अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। जबकि सभी जो स्थल हैं वहाँ से केवल 2 ही प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। पहला दुर्ग यानी गढ़ी और दूसरा निचला नगर। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित था। इसमें हम देखते हैं कि यह नदी घाटी सभ्यता थी और
इसका जो प्रत्येक स्थल है वह नदियों के घाट पे स्थित है। जैसे मोहनजोदड़ो और चंद्रदुर्ग सिंध नदी के तट पे स्थित था, हड़प्पा रावी नदी के तट पे, बनवाली व कालीबंगा सरस्वती नदी तट पर स्थित था, लोथल साबरमती व भोगावा नदी के संगम पर स्थित था, कुणाल बनवाली सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर हिंद नदी के तट पर स्थित था, सुतवा गंडौर बलूचिस्तान में दाश नदी के तट पर स्थित है, मादा चिनाव नदी के तट पर जम्मू में स्थित है, दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पे महाराष्ट्र में स्थित है, और गुजरात में रंगपुर मादर नदी के तट पे स्थित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह एक नदी घाटी सभ्यता थी और इसके प्रमुख नगर नदियों के तट पे बसे थे, जिसका एक कारण पीने के लिए स्वच्छ जल पाया जाना और नगरों के निर्माण के लिए ईंटों के निर्माण के लिए पानी की आवश्यकता जरूर थी, इसलिए नदियों के किनारे ये नगर बसे गए। दूसरा, व्यापार नदियों के माध्यम से किया जा सकता था। अब जो दुर्ग थी और निचला नगर था, इन दोनों भागों में आने जाने का मार्ग नियंत्रित था। दुर्ग जो थी ये एक चार दीवारी से घिरी होती थी, जो सुरक्षा के लिए तो थी ही, साथ ही बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी यह दुर्ग की चार दीवारी बनी हुई थी। उस चार दीवारी में दुर्ग के रक्षकों के लिए बुर्ज बने हुए थे। सड़कों का प्रबंध हम देखते हैं कि दुर्ग व नगर में सड़कों का प्रबंध ग्रिड पैटर्न पर यानी समकोण आधारित पैटर्न था, जो एक दूसरे को काटती थी, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। मोहनजोदड़ो का जो प्रमुख मार्ग था वह 9 मीटर चौड़ा था, वहीं गलियां 3 मीटर चौड़ी थी। सड़कें कच्ची बनी होती थी और सड़कों की सफाई के लिए उनके किनारे गड्ढे बने होते थे, जिसमें कूड़ा फेंक दिया जाता था। भवनों में प्रयुक्त ईंटें 28 बाई 14 बाई 7 सेंटीमीटर की लगभग पाई गई है। सिंधु सभ्यता के प्रत्येक बड़े घर में पीने की पानी के लिए कुआं होता था। कुछ सार्वजनिक कुएं भी गलियों में बने होते थे। कुएं के चारों ओर चार दीवारी होती थी। प्रत्येक सड़क व गली के किनारे पक्की ईंटों की नालियां बनी हुई हमें मिलती हैं, लेकिन ये नालियां जो होती थी वह ढकी हुई होती थी और नालियों के बीच में गड्ढे बनाए जाते थे, जिसमें कूड़ा फंस जाता था और नालियों में जो पानी का प्रभाव बना रहता था। ऊपर की मंजिलों पर से पानी निकालने के लिए पकाई गई मिट्टी के पाइपों का प्रयोग किया जाता था, जैसा चंद्रदुर्ग में देखने को मिलता है। लेकिन कालीबंगा में ऊपर मंजिले के पानी को उतारने के लिए लकड़ी के खोखले तनों का प्रयोग नाली के रूप में किया गया है। कालीबंगा में हमें देखते हैं कि सार्वजनिक नालियाँ नहीं मिली है, अपितु घरों में सोकेज पिट्स, पुराने घरों में छेद करके ज़मीन में वे गाड़ दिया करते थे और उसमें गंदा पानी जमा हो जाता था, जो धीरे धीरे ज़मीन में रिस जाता था। लोथल में नाली में जाली लगाने के प्रमाण पाए गए हैं। तो ये नगर प्लानिंग थी। अब भवन किस प्रकार के बने होते थे, हम देखते हैं कि जो भवन थे योजनाबद्ध होते थे, प्लान करके बनाए जाते थे। प्रत्येक भवन में एक आंगन, चारों ओर कमरे, एक रसोई, शौचालय, स्नानागार, कुआं होता था। दरवाजे 2 पल्ले वाले होते थे, लेकिन कालीबंगा से हमें 1 पल्ले वाले किवाड़ का प्रमाण मिला है। खिड़कियां नहीं होती थी। हवा व रोशनी की व्यवस्था के लिए झरोखे बने होते थे और ऊपर की छत को टिकाने के लिए लकड़ी के स्तंभ लगाए जाते थे। सीढ़ियों का प्रबंध था। मकान की नींव चौड़ी व सकरी होती थी। छतों को लकड़ी व ईंट के मिट्टी से पाड़ दिया जाता था। मोहनजोदड़ो के नगर में प्रत्येक घर में मिट्टी के चबूतरों पर हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो नगर है उसमें प्रत्येक घर एक मिट्टी के चबूतरे पर बना है, अलग अलग। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। मकानों के द्वार गलियों में खुलते थे, न कि मुख्य सड़क पर।
अब मुख्य भवनों की हम रूपरेखा देखें कि मुख्य भवन कौन कौन से पाए गए हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार प्रमुख है। यह विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के दुर्ग या गढ़ी के भीतर था और इस विशाल भवन में ये स्नानागार था। इस विशाल भवन की लंबाई 169 और चौड़ाई 99 फीट थी, जबकि इसके अंदर जो तालाब था उसकी लंबाई 39 फीट और चौड़ाई 23 फीट थी और इस तालाब की गहराई 8 फीट थी। इस तालाब या कुंड में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण में 9-9 फीट की चौड़ी 9 या 10 सीढ़ियाँ थीं। अंतिम सीढ़ी के पास बच्चों के नहाने के लिए चबूतरा बना होता था। तालाब का फर्श खड़ी पक्की ईंटों को जोड़कर बनाया गया था। इस विशाल स्नानागार की दीवारें पक्की ईंटों की बनी थी और जुड़ाई के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया था। दीवार व फर्श पर 1 इंच मोटा बिटुमिन या अलकतरे का लेप किया गया था और बाहरी दीवारों पर चूने का प्लास्टर किया गया था। इस तालाब का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर 6 डिग्री का था और यहाँ से पानी निकालने के लिए एक बड़ी नाली थी जो इतनी ऊंची थी कि जिसमें एक लंबा आदमी आराम से होकर गुजर जाए। इसके 3 और कमरे बने थे। उत्तर की ओर कमरे नहीं थे। पूर्व में एक कमरे में कुआं था जिसमें इस कुएं से इस जलाशय में जल भरा जाता था। उत्तर में 2 पंक्तियों में 2 मंजिला कमरे पाए गए हैं। विद्वानों का अनुमान है कि इन ऊपरी मंजिल में पुजारी निवास करते थे जो शुभ अवसरों पर नीचे बने इन छोटे स्नानागारों में स्नान करते थे, जबकि जनसाधारण इस विशाल जलकुंड में स्नान करता था। तो इस तरह से ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया है, जो एक सार्वजनिक भवन का अच्छा खासा उदाहरण है। अन्नागार मोहनजोदड़ो व अन्य स्थल से ऐसे विशाल अन्नागार पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में जो अन्नागार मिला है वह 4.5 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसकी लंबाई 150 फीट और चौड़ाई 65 फीट है। इसमें 27 कोठे बने हैं। इनके बीच में हवा के संचार के लिए खाली गैलरियाँ छोड़ी गई है ताकि अन्न को हवा लगती रहे। मार्शल इसे धूप स्नान की जगह बताते हैं, जबकि व्हीलर इसे स्नानागार बताते हैं और व्हीलर ये मानते हैं कि ये विशाल स्नानागार से भी ज़्यादा प्राचीन इमारत है। इसी तरह मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में एक 90 बाई 90 फीट का एक वर्गाकार हॉल मिला है। इस भवन की छत 4 लाइन में 5-5 खम्भों अर्थात कुल 20 खम्भों पर टिकी है। फर्श कई गलियारों में बटा है और अनेक स्थानों पर लकड़ी की लंबी व कम ऊंचाई वाली बेंचें बैठने के लिए बनी हैं। व्हीलर ने इसे दरबार आम या सभा भवन माना, जबकि मार्शल ने इसे धार्मिक स्थान की जगह मानी। मैके ने इसे बाजार माना। हड़प्पा के श्रमिक आवास। हड़प्पा से हमें श्रमिक आवास पाए गए हैं जो गढ़ी हड़प्पा के दुर्ग के बाहर उत्तरी दीवार के निकट 15 कमरे एक ही दीवार से घिरे हुए मिले हैं जो श्रमिकों के आवास माने जाते हैं और इसके समीप ही धातु गलाने की 16 भट्टियाँ हमको देखने को मिलती है। यह प्रशासन की ओर से नियुक्त किए गए श्रमिक थे और ऐसे ही 16 श्रमिक आवास हमें मोहनजोदड़ो के नगर क्षेत्र से भी मिले हैं। एक प्रमुख स्थल लोथल है और लोथल से जो प्राप्त प्रमुख भवन है वह है गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड। डॉक्टर शिवरंगनाथ राव के अनुसार यह पक्की ईंटों से बना लगभग 219 मीटर लंबा व 37 मीटर चौड़ा डॉकयार्ड था जिसकी दीवारों की ऊंचाई 4.5 मीटर थी। इसके उत्तर में एक प्रवेश द्वार था जो एक बड़े नाले या नहर द्वारा भोगावा नदी से जुड़ा हुआ था। दक्षिणी दीवार में एक 3 फीट ऊंची चौड़ी नाली इसके जल के निकालने के लिए थी। इससे पहले इसमें बड़े जहाज आते थे, लेकिन 2000 ईस्वी पूर्व में एक बाढ़ द्वारा भोगावा नदी लगभग 2 किलोमीटर दूर हो गई और 1900 ईस्वी पूर्व की भीषण बाढ़ ने इस गोदी को पूरी तरह से रेत से भर दिया, जिसके बाद इसका प्रयोग नहीं हो सका।
लोथल से हमें मणकों का बाजार भी मिला है, जिसके सड़कों के दोनों ओर छोटी छोटी दुकानें थी। इसमें शंख से बनने वाली वस्तुएं और ताम्रकारों, सुनारों की, पत्थर के मनकों बनाने वालों की दुकानें आदि थी। तो ये प्रमुख भवनों की रूपरेखा थी जो हमें मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से हमें देखने को मिलती है। राजनीतिक स्थिति पे चर्चा करें तो अलग अलग विद्वान यहाँ अलग अलग व्यवस्था मानते हैं। जैसे कि हंटर नामक विद्वान ने यहाँ सिंधु सभ्यता में जनतांत्रिक व्यवस्था को माना कि यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था स्थापित थी। वहीं मैके यहाँ प्रतिनिधि शासन व्यवस्था बताते हैं। वहीं सर मार्टिमर व्हीलर ये मानते हैं कि यहाँ मध्यम वर्गीय जनतंत्र था। और रूसी स्ट्रूबे और जर्मन वॉल्टर यहाँ गुलामों पर आधारित व्यवस्था बताते हैं, जबकि स्टुअर्ट पिगट पुरोहित शासन व्यवस्था यहाँ बताते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ नगर, सड़क, सफाई व्यवस्था का अच्छा प्रबंध था। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि यह एक नागरिक परिषद विद्यमान थी। हरियाणा से कुणाल से प्राप्त 2 राजमुकुट यह बताते हैं कि यहाँ राजतंत्र भी विद्यमान रहा होगा। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा के धार्मिक जीवन में हमें एक रूपता देखने को मिलती है। जैसे लिंग योनि पूजा, मातृ देवी की पूजा, योगी की पूजा, एक सींग वाले पशु की पूजा, वैल वृक्ष की पूजा। तो हम देखेंगे कि सभी केंद्रों पे धर्म समान है। और इन धर्म का पालन कराने वाले जो थे ये पुरोहित वर्ग थे। तो हम मानते हैं कि पुरोहित वर्गों का यहाँ समाज में प्रमुख स्थान था। उसी तरह ये व्यापार प्रधान सभ्यता, तो व्यापार वर्ग का भी प्रमुख स्थान था। व्यापार और शिल्पी जो वर्ग था वह भी प्रमुख स्थान रखता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में पुरोहित प्रधान मध्य वर्गीय जनतंत्र व्यवस्था स्थापित थी। जैसे कि मार्टिमर व्हीलर ने माना मध्यम वर्गीय जनतंत्र, लेकिन साथ ही पुरोहित प्रधान भी माना इन्होंने। व्हीलर ने सुमेर और अक्कड़ की तरह, जैसे सुमेर और अक्कड़ में पुरोहित शासन करते थे, उसी प्रकार जहाँ इन्होंने मध्यम वर्गीय जनतंत्र माना, जहाँ पुरोहित और व्यापारी यहाँ शासन करते रहे होंगे। अब आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी, जैसा कि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कालीबंगा से 2 तरफा जुता हुआ खेत हमें प्राक हड़प्पा युग का मिला है और लकड़ी में हलों का प्रयोग किया जाता था। लोथल से पत्थर की चक्कियाँ मिली है। गेहूं की 3 और जौ की 2 प्रजातियां उगाई जाती थी। तिल, सरसों, राई, मटर की भी खेती होती थी। सिंधु घाटी में धान की खेती का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन लोथल और रंगपुर से प्राप्त मिट्टी के कुछ बर्तनों में हमें धान की भूसी पाई गई है। कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। कपास को मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंडन कहा और कपास की खेती के सबसे पहले प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही पाए गए हैं। अनाज को बड़े बड़े घड़ों में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था ताकि वे सुरक्षित रह सके। सिंधु घाटी के लोग पशुओं को पालते थे। सूअर, भेड़, बकरी, गाय, कुबड़ वाले बैल, भैंस, गधा, ऊंट आदि सभी को पाला जाता था। घोड़े के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं, लेकिन रानाकुंड से घोड़े का जबड़ा पाया गया है। मोहनजोदड़ो से घोड़े की मूर्ति पाई गई है और लोथल व सुरकोटड़ा से लोथल से भी घोड़े की मूर्ति पाई गई, जबकि सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां पाई गई। तो यह कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग थोड़े बहुत घोड़े से परिचित रहे होंगे, लेकिन अधिकांश जगह इससे घोड़ा नहीं पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता वाले वस्त्र बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, लकड़ी के सामान तैयार करना, ईंट बनाना, खिलौने बनाना, धातु कर्म करना, सूत काटना, गुड़िया, मनके, पत्थर के औजार, उपकरण आदि बनाए थे। मिट्टी के बर्तन में घड़े, हाथी, प्याले आदि बनाते थे। और हम देखें कि ये
सिंधुवासी टिन और तांबे को मिलाकर कांसा के बर्तन बनाते थे और सिंधुवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु सभ्यता जो थी ये एक कांस्य प्रधान सभ्यता थी और यहाँ लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति कला का सबसे बढ़िया उदाहरण है। लोथल से तांबे का कुत्ता मिला है, हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है और पत्थर की मूर्तियों में सबसे प्रमुख मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसको पुजारी या योगी की मूर्ति कहा जाता है। चंदूरो और लोथल से मनके बनाने के हमें कारखाने देखने को मिलते हैं, वहाँ उद्योग प्रचलित था। मोहन निर्माण कला प्रमुख थी, हाथी दांत की, पत्थर की, मिट्टी की और सबसे अधिक मोहरें सैल खड़ी की बनी होती थी। तो इस प्रकार इनकी आर्थिक स्थिति। लेकिन अब हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार प्रधान था और व्यापार प्रधान सभ्यता ये कहलाती है। व्यापार प्रधान सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जल व थल दोनों नगरों से व्यापार होता था और व्यापार अधिकांशतः विलासिता की वस्तुओं का होता था, न कि जनसाधारण की वस्तुओं का। सिंधुवासी मेसोपोटामिया को कपास का निर्यात करते थे और प्रत्येक व्यापारी की मोहर होती थी जिस पर उसका धर्म, चिन्ह, नाम, लेख अंकित होता था। ये मोहर प्राय सैलखड़ी की होती थी जो राजस्थान के आसपास पाया जाता है। कुछ मोहरों को ताबीज़ की भांति भी पहना जाता था। मोहरों के विभिन्न स्थानों से कच्चा माल व आयातित वस्तुएं हमें देखने को मिलती है, जैसे डामर बलूचिस्तान से मंगाया जाता था, गिया पत्थर बलूचिस्तान से मंगाया जाता था, सैलखड़ी स्टेटाइल बलूचिस्तान से या राजस्थान से मंगाई जाती थी, चांदी अफ़गानिस्तान, ईरान, मद्रास से मंगाई जाती थी, सोना दक्षिण भारत, अफ़गानिस्तान, फारस से मंगाया जाता था, तांबा खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। इस तरह से अलग अलग, और जो महमूल्य पत्थर है, शंख, घोंगे भारत के पश्चिमी तट से मंगाए जाते थे। तो इस तरह से ये अलग, संगमरमर का जो पत्थर राजस्थान से मंगाया जाता था। तो हड़प्पा के लोग टिन का मेसोपोटामिया से आयात करते थे और तांबे का राजस्थान के तांबे को इससे मिलाकर वे कांसा बनाया करते थे। सुमेरियन ग्रंथों में सिंधु क्षेत्र को मेलुलाहा कहा गया और 1350 ईस्वी पूर्व के मेसोपोटामियाई लेख में मेलुलुहा से व्यापारिक संबंध बताया गया। इसमें डिलमन या तिलमन फारस की खाड़ी में बहरीन से उसकी समानता स्थापित की गई और मक्कन बलूचिस्तान के ओमान को बताया गया। बहरीन और मक्कन अर्थात दिलमन और मक्कन के लोग बिचौलियों का कार्य करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। सिंधुवासी माप तौल प्रणाली से भी परिचित थे। मोहनजोदड़ो से सीप का एक स्केल और लोथल से हाथी दांत का एक बड़ा पैमाना मिला है। सबसे छोटा बांट जो है वह 13.64 ग्राम का पाया गया है। तो ये आर्थिक स्थिति थी। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी और ये जल मार्ग से व थल मार्ग से दोनों तरह से व्यापार करते थे। अब हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, सिंधु धर्म व वैदिक धर्म। उसमें मैंने सिंधु धर्म पर विस्तार से चर्चा की थी, इसलिए हम आज इसका संक्षेप में उल्लेख करेंगे। सिंधु सभ्यता का जो धर्म है वह बहुदेववादी था। यहाँ मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के निचले नगर से प्राप्त एचआर क्षेत्र से एक भवन को मंदिर के भवन के रूप में पहचाना और उसमें पवित्र वृक्ष की पूजा की जाती रही होगी। जल का महत्व था क्योंकि विशाल स्नानागार हमें देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो से। मैलखोरों की बड़ी संख्या से हमें स्नान के महत्व का पता चलता है।
कि स्नान का महत्व रहा होगा। विभिन्न स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से हमें यह ज्ञात होता है कि मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी और समाज मातृ सत्तात्मक समाज था। शिव की उपासना का प्रमाण हमें सिंधु मोहरों से मिलता है, जिसमें पशुपति शिव की मोहर बताई गई है। उसमें हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा उसके चारों ओर बताए गए हैं और पशुपति शिव की मोहर माना है। लिंग योनि की पूजा हमें सिंधु सभ्यता से देखने को मिलती है, क्योंकि ये प्रजनन शक्ति के प्रतीक थे। वृक्ष पूजा, हम पीपल व नीम की पूजा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पशु पूजा, वे सांप की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे और कुबड़दार सांड की पूजा इसलिए करते थे ताकि वह शक्ति का प्रतीक था। एक सींग वाले पशु की पूजा इसलिए की जाती रही होगी क्योंकि वह शक्तिशाली तो था ही, वह पवित्र भी माना जाता रहा होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के मोहरों में सबसे अधिक अंकन एक सींग वाले पशु का हमें देखने को मिलता है। अग्नि का महत्व भी था। लोथल और कालीबंगा से कुछ अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। अन्य जो पवित्र थे प्रतीक, उसमें क्रॉस, सूर्य, सींग, आपके स्वास्तिक आदि का प्रयोग देखने को मिलता है। पूजा में धूप और दीपक का प्रयोग देखने को मिलता है। योगी की मूर्ति से हमें योग के महत्व का पता चलता है और पशुपति शिव का अंकन योगी के रूप में किया गया है। दाह संस्कार हम देखें कि 3 प्रकार की विधियां प्रचलित थी: पूर्ण शवाधान विधि, आंशिक शवाधान विधि और प्रतीक या स्मारक शवाधान विधि। अब हम देखें कि जो सिंधु सभ्यता का जो कला है, वह स्थापत्य है, वह किस प्रकार से था। जैसे कि हम कला के बारे में देखें कि सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार की कलाएं विकसित थी। लकड़ी के खिलौने बनाए जाते थे, लकड़ी के भवन बनाए जाते थे और ईंटों का निर्माण किया जाता था, बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जाता था। हम देखते हैं कि धातु निर्माण कला भी प्रयोग में लाई जाती थी। जैसे धातु, हम मोहनजोदड़ो से जो हम कांस्य की नर्तकी की मूर्ति देखने को मिलती है, उससे हम धातु निर्माण कला की उत्कृष्टता का प्रमाण मानते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि पत्थर में भी मूर्तियाँ, पत्थरों की मूर्तियाँ बनाई जाती। जैसे मोहनजोदड़ो से हमें पुजारी की या योगी की मूर्ति पाई गई है, जिसकी आंखें आधी खुली व आधी बंद हैं, जो ध्यान की अवस्था में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमें कला, बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया, मृद भांडों का निर्माण किया गया, जो कला के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं उस समय के भवनों के निर्माण में। और हम देखें कि नगरों का पतन किस प्रकार से हुआ। जैसे हम देखें कि सिंधु नगर कुछ के ये माना जाता है कि अधिकांश नगरों का निर्माण बाहरी आक्रमण से हुआ, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। अलग अलग नगरों का जो पतन हुआ वे विभिन्न कारणों से हुआ। जैसे ये माना जाता है कि मोहनजोदड़ो का नगर बाहरी आक्रमण से हुआ, तो यह हड़प्पा का नगर का पतन बाहरी आक्रमण से हुआ, तो कालीबंगा का पतन प्राकृतिक वनस्पति के उजड़ने से हुआ या सूखने से, प्राकृतिक वनस्पति के सूखने से हुआ, रेत जो मरुस्थल के विस्तार से हुआ। इसी तरह हम देखते हैं कि लोथल का जो पतन हुआ वे बाढ़ के कारण हुआ। तो कई कारण रहे हैं सिंधु सभ्यता के पतन के, अलग अलग नगरों के अलग अलग कारण रहे हैं, जिसकी चर्चा हम अलग से एक टॉपिक में करेंगे। सिंधु सभ्यता के पतन और उसकी निरंतरता व उत्तरजीविता हम एक अलग से एक टॉपिक तैयार करेंगे। धन्यवाद।